अमेरिका जा जाकर सैम पित्रोदा से राहुल गांधी जितना कुछ सीख समझ कर आए, कांग्रेस ने उसे अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया और राहुल गांधी ने रैलियों में बोलना भी शुरू कर दिया। जितना कुछ राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस का भट्टा बैठाने के लिए उतना ही काफी था। लेकिन अमेरिका में बैठे बैठे सैम पित्रोदा को लगा कि वक्त पूरी व्याख्या का है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को चुनावी वादों की व्याख्या कर डाली। तो पलटकर पीएम मोदी ने जोरदार हमला करते हुए कहा कि कांग्रेसी लूट जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। फिर क्या था, कांग्रेस में हड़कंप मच गया। सैम पित्रोदा ने अमेरिका का हवाला देते हुए कहा था कि वहां पर विरासत टैक्स है और किसी के भी मरने पर 55% दौलत सरकार की हो जाती है। उसके परिजनों और बच्चों को 45% संपत्ति ही मिलती है। ये अच्छा नियम है और भारत में भी इस पर बहस की जरूरत है। इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया तो अब पार्टी में उसके बयान से ही पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। इसके अलावा सैम पित्रोदा ने भी सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर सैम पित्रोदा के बयान को उनकी निजी राय बताया। जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा मेरे सहित दुनिया भर में कई लोगों के लिए गुरु, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के समान रहे हैं। उन्होंने भारत में विकास के कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। वे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पित्रोदा जी खुद उन मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं जिनके बारे में वे बोलना जरूरी समझते हैं। लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपनी बात रखने, चर्चा करने और व्यक्तिगत विचारों को लेकर बहस करने के लिए निश्चित रूप से स्वतंत्र भी होता है। और इसके आगे जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा से पल्ला झाड़ते हुए लिखा कि इसका मतलब ये नहीं कि सैम पित्रोदा जी के विचार हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन को दर्शाते हैं। कई बार उनके विचार अलग होते हैं। अब उनकी टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाकर दूसरे संदर्भ में पेश किया जा रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुर्भावना और नफरत से भरे चुनाव अभियान से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव में आरक्षण एक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी टाइप दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण खत्म कर देगी। बीजेपी पर आरोप लगाकर कांग्रेस ने चुपके से कर्नाटक में ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों में बांट दिया। इस बात से तब पर्दा उठा जब पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो एससी, एसटी और ओबीसी का हक मारकर मुसलमानों को देना चाहती है। इस बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का बयान आया, जिसमें उसने बताया कि कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है। आयोग ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि कर्नाटक में मुस्लिमों की सभी जातियों और समुदायों को सरकारी नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जा रहा है। हंसराज अहीर ने कहा कि हमने इसे लेकर कर्नाटक सरकार से पूछा था कि आखिर किस आधार पर यह कोटा दिया जा रहा है। इस पर हमें कोई ये सही स्पष्टीकरण नहीं मिला है। आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कर्नाटक सरकार के नियंत्रणाधीन नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण हेतु कर्नाटक के सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों को ओबीसी की राज्य सूची में शामिल किया गया। इसके आगे लिखा है कि कर्नाटक सरकार के पिछड़ा वर्ग विभाग ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को लिखित रूप से बताया कि मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय न तो जाति हैं और न धर्म। कर्नाटक में मुस्लिमों की आबादी 12.92% है। राज्य में मुस्लिमों को धार्मिक अल्पसंख्यक माना जाता है। यही नहीं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक में मुस्लिमों को मिलने वाले आरक्षण की नियमावली के बारे में भी विस्तार से बताया। आयोग ने बताया कि कर्नाटक में कैटेगरी 1 के तहत 17 मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया, जो 4% ओबीसी कोटे के तहत आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद कैटेगरी 2A में 19 मुस्लिम जातियां शामिल हैं और कुल मिलाकर 393 जातियां सूची का हिस्सा हैं। इसके तहत 15% ओबीसी कोटा मिलता है। इसके बाद कैटेगरी 2B के तहत 4% आरक्षण मिलता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय की सभी जातियां शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर चुनाव पहले चरण में ही संपन्न हो गए। सारा गुणा भाग करने के बाद डीएमके ने आखिर कबूल कर लिया कि चुनाव में डीएमके बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाएगी और बीजेपी एक बड़ी ताकत बनकर राज्य में उभरेगी। डीएमके के इस कबूलनामे के बाद इंडी गठबंधन और खास तौर से कांग्रेस में खलबली मच गई है, क्योंकि कांग्रेस ये उम्मीद लगाए बैठी थी क्योंकि दक्षिणी राज्यों में इंडी गठबंधन और कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहेगा। लेकिन हुआ इसके उलट। इंडी गठबंधन के सबसे मजबूत गढ़ में ही उसके पुर्जे बिखरने लगे। सत्तारूढ़ द्रमुक पार्टी में प्रदेश में हुए चुनाव का आंतरिक विश्लेषण किया गया। साथ ही पहली बार माना है कि वह भी 39 सीटें नहीं जीतेंगे, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को कुछ सीटें मिल सकती हैं। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान राज्य भर में हुए मतदान में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में भाजपा का पीएमके और एएमएमके के साथ गठबंधन है। द्रमुक नेतृत्व ने ये मूल्यांकन सभी जिलों में सचिवों की रिपोर्ट मांगने के बाद किया।
इन जिला सचिवों ने मतदान को लेकर स्थानीय पार्टी नेताओं से सूचनाएं एकत्रित की थी। द्रमुक के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि ये पार्टी का आंतरिक अध्ययन है। इस संबंध में सारा फीडबैक हमारे जमीनी काडर से लिया गया है। हमने द्रमुक को मिलने वाली सीटों का पूरा आकलन किया, लेकिन सभी सीटें जीतना मुश्किल है। द्रमुक नेता ने यह भी दावा किया कि कई सीटों पर भाजपा के वोट तो जरूर बढ़ेंगे, लेकिन उसे सीट एक भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सीटों पर लड़ाई द्रमुक और अन्ना द्रमुक के बीच रही है, जबकि 4 से 8 सीटों पर कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला रहा। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ और इंडी गठबंधन के घटक द्रमुक ने अपनी विश्लेषकों की टीम का हवाला देते हुए उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन एनडीए को भी अच्छी सफलता मिली है क्योंकि धर्मपुरी और थेनी लोकसभा सीटों पर अच्छा प्रदर्शन हुआ, जबकि भाजपा ने तिरुनेलवेली और वेल्लोर सीटों के साथ ही कोयम्बटूर, कन्याकुमारी, विरुद्धनगर सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया। और इसके अलावा अंबुमणि रामदास की पत्नी सौम्या अंबुमणि राजग प्रत्याशी हैं और एएमएमके के प्रमुख टीटीवी दिनाकरण थेनी से कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में द्रमुक गठबंधन सरकार केवल थेनी सीट नहीं जीत पाई। तमिलनाडु की 2019 की तुलना में करीब 4% कम मतदान हुआ है। तमिलनाडु की रवायत रही है कि कम मतदान सत्तारूढ़ पार्टी के लिए हानिकारक साबित होता है। लगता है कि तमिलनाडु में इस बार के चुनाव में भी यही परंपरा कायम रहेगी। नहीं तो डीएमके इतना खुलकर कभी नहीं कहती कि राज्य में एनडीए कुछ सीटों पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पकड़े गए मनीष सिसोदिया नहीं चाहते कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में चार्ज फ्रेम करने पर अभी बहस शुरू हो। इसको लेकर सिसोदिया के वकीलों ने एक याचिका भी दाखिल की। मतलब कि सिसोदिया की मंशा साफ है कि वो चार्ज फ्रेम किए जाने के मामले को लटकाना चाहते हैं और इसे बहाना बनाकर जमानत हासिल करना चाहते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकीलों ने अजीब हरकत की। वे बिना कोर्ट की इजाजत के कोर्ट रूम से बाहर निकल गए। वकीलों की इस हरकत से नाराज कोर्ट ने उन सब को कड़ी फटकार लगाई। आरोपियों के वकील ने जज से कहा कि हमने कोर्ट रूम से वॉकआउट नहीं किया था, हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। जज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने पहली बार इस तरह का बर्ताव देखा है। जैसे आपकी दलील पूरी हुई, आप सभी कोर्ट के बाहर चले गए। ये किस तरह का बर्ताव है? आप सभी कोर्ट के बाहर बिना कोर्ट की इजाजत लिए और कोर्ट को बिना बताए चले गए थे। इसके पहले सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों की तरफ से याचिका दाखिल कर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा इस मामले की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारियों ने कहा था कि मामले में जांच 3-4 महीने में पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी तक मामले की जांच चल रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर मामले की जांच के दौरान सीबीआई किसी को गिरफ्तार करती है तो चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू नहीं होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कोर्ट के इस आदेश के बाद मामले में गिरफ्तारी हुई और 164 का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में अभी मामले में चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिसोदिया के वकीलों की मंशा को भांपकर सीबीआई ने आरोपियों की इस याचिका का विरोध किया और कहा कि जितनी चार्जशीट दाखिल हुई हैं उसी पर हम बहस करेंगे। नई चार्जशीट पर या जो जांच जारी है उस पर अभी चार्ज फ्रेम करने पर कोई बहस नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा अभी तक हमको आपकी याचिका की कॉपी नहीं मिली है। आपको समय से याचिका दाखिल करनी चाहिए थी ताकि आज आपकी याचिका पर सुनवाई हो सके। कोर्ट ने कहा अगर आपने हाई कोर्ट में कोई याचिका दाखिल की है तो उसका आदेश दिखाइए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट अभी याचिका सुनवाई के लिए नहीं आई है। प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा दोनों अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार यानी सोनिया और राहुल की विदाई चाहते हैं। सोनिया गांधी तो खुद ही मैदान से अलग हो गई, लेकिन राहुल अब तक अपनी टांग अमेठी में फंसा कर रखे हुए हैं। वजह ये कि अगर वायनाड में हारने की नौबत दिखी तो राहुल गांधी झट से अमेठी पहुंच जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी में अपने पोस्टर्स और बैनर्स लगवाने शुरू कर दिए हैं। प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और ये करीब करीब पक्का हो गया है। इसलिए बीजेपी ने वरुण गांधी को मैदान में उतारने का मन बनाया है। बीजेपी ने इस बार वरुण गांधी से बात की और वरुण का इससे पहले पीलीभीत सीट से टिकट काटा गया था। वरुण ने अपनी चचेरी बहन के खिलाफ लड़ने के बारे में फैसला लेने के लिए आलाकमान को लेकर वक्त मांगा है। वरुण गांधी का फैसला लेना चुनाव लड़ें या न लड़ें। चर्चा यह है कि रायबरेली लोकसभा सीट पर बीजेपी ने सर्वे करवाया था जिसमें प्रत्याशी के रूप में वरुण गांधी का नाम सबसे आगे उभर कर आया। यही वजह है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने रायबरेली से वरुण गांधी को उतारने की तैयारी करने का प्रयास तेज कर दिया है। रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ है। साल 2019 में सिर्फ यही एक सीट कांग्रेस के खाते में आई थी। सोनिया गांधी यहां से लगातार सांसद चुनी जाती रही हैं। इस बार सोनिया गांधी राजस्थान के कोटे से राज्यसभा चली गई हैं। अमेठी लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। इस सीट पर वायनाड में वोटिंग होने के बाद कांग्रेस कोई फैसला लेगी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के ही नाम का ऐलान यहां से होगा और
देरी इसलिए की जा रही है ताकि वायनाड में वोटिंग के बाद वो अमेठी पर पूरा फोकस कर सकें और इसलिए बीच में अमेठी में राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के नाम के पोस्टर्स लगने शुरू हो गए हैं और इन पोस्टर्स में नारा लिखा है, अमेठी की जनता पुकार करे, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। इन पोस्टर्स में निवेदक के तौर पर लिखा है, अमेठी की जनता। ये पोस्टर अमेठी की गौरीगंज स्थित कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लगाए गए। रॉबर्ट वाड्रा खुद भी अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। उनका कहना है कि अमेठी की जनता चाहती है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं और संसद में उनका प्रतिनिधित्व करूं। वाड्रा ने कहा था कि अमेठी के लोग मानते हैं कि स्मृति ईरानी को चुनकर उन्होंने गलती की थी, अब इसे सुधारने का मौका है। वाड्रा ने दावा किया था कि उनके पास अमेठी से तमाम लोगों के फोन आते हैं, आप यहां से चुनाव लड़ें। वाड्रा की इस दावेदारी और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के कयासों को लेकर स्मृति ईरानी ने तंज भी कसा। उन्होंने अमेठी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस अब तक कैंडिडेट ही घोषित नहीं कर पाई है। इस बीच जीजाजी ने सीट पर दावेदारी कर दी। तंज कसते हुए कहा कि पहले बस में सफर करने के दौरान ऐसा होता था कि लोग रुमाल रखकर सीट पर कब्जा कर लेते थे, अब जीजाजी ने ही दावेदारी कर दी है। ऐसे में राहुल गांधी को पहले ही अमेठी सीट से चुनाव लड़ने के लिए रुमाल रख देना चाहिए। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने अपने क्षेत्र की जनता को भावुक चिट्ठी लिखी थी। इसमें लिखा था कि राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाते रहेंगे, चाहे वो किसी भी जगह किसी भी कीमत पर उठानी पड़े। वरुण ने लिखा था कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे सालों तक पीलीभीत की महान जनसेवा का मौका मिला। महज एक सांसद के तौर पर नहीं बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श और सरलता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कन्हैया कुमार और उदित राज के चक्कर में कांग्रेस ने अपने बचे खुचे जनाधार को भी झटका दे दिया। लोकसभा चुनाव में इन दोनों की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस के नेता ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता भी नाराज हैं। संदीप दीक्षित ने तो पहले ही कन्हैया कुमार को भरी मीटिंग में अपमानित कर दिया और अब उदित राज को उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज कांग्रेस के कद्दावर नेता राजकुमार चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद राजकुमार चौहान ने जो आरोप लगाया वो पुराने कांग्रेसी नेताओं को चौंकाने के लिए काफी है। शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे राजकुमार चौहान उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से दावेदार थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। यहां से उदित राज को टिकट दिया गया। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, दिल्ली के प्रभारी दीपक बाबरिया बैठक में राजकुमार चौहान को अपमानित करते रहे और बैठक से निकाले जाने का आदेश दिया। राजकुमार चौहान ने दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि मेरे पिता और दादा पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। आपके द्वारा एक मीटिंग पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर बुलाई गई थी। मीटिंग को दफ्तर से कैंसिल कर दीपक बाबरिया जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज दिल्ली के ऑफिस में बुलाई गई। उस मीटिंग में 20 से 25 वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद थे। मैंने जैसे ही अपनी बात शुरू की तो जनरल सेक्रेटरी ने मीटिंग से बाहर जाने के लिए 4-5 बार कहा। फिर भी मैंने अपनी बात कही। ये बात मैंने बंद कमरे में चल रही मीटिंग में कही थी। ये पार्टी के अनुशासन के खिलाफ नहीं है और ये हमारी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है जहां हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। राजकुमार चौहान ने कहा कि मैं 4 बार का विधायक हूं और 3 बार मंत्री। मैंने हमेशा पार्टी के अनुशासन में रहकर काम किया। हो सकता है कि मेरी भावनाएं आहत होने की वजह से ऐसे शब्द निकल गए हों जिससे कि भावनाएं आपकी आहत हुई हों, तो खेद व्यक्त करता हूं। राजकुमार चौहान ने कहा कि मैं कांग्रेस महासचिव दीपक बाबरिया द्वारा अपमानित किए जाने के चलते इस्तीफा दे दिया है। दीपक बाबरिया ने मेरा अपमान किया, मेरी बात सुने बिना मुझे गेट आउट बोला। राजकुमार चौहान ने एक बार फिर उदित राज को उम्मीदवार बनाए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मकसद ये नहीं कि मेरी वजह से कांग्रेस को नुकसान हो। चुनाव का समय है। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिन रात मजबूती के साथ मेहनत कर रहे हैं, मैं कभी अब सपने में भी नहीं सोच सकता कि पार्टी को किसी तरह का नुकसान हो। मैं दलित समाज से आता हूँ, जिस समाज के लिए चाहे आजादी से पहले या बाद में हो, हमेशा कांग्रेस दलित समाज के लिए चट्टान की तरह खड़ी रही है। मैं उन सभी बातों का आदर करते हुए जो निर्णय आप लेंगे उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी ने पिछले दिनों देश में संस्थागत और आर्थिक सर्वे कराने और संपत्ति पुनर्वितरण की बात कहकर बड़ा सियासी बवाल खड़ा कर दिया। अब राहुल गांधी के समर्थन में उनके गुरु सैम पित्रोदा सामने आ गए हैं, तो सबको समझ में आ गया कि राहुल गांधी ने वेल्थ सर्वे कराने और संपत्ति का समान वितरण कराने का ज्ञान सैम पित्रोदा से लिया। राहुल गांधी के बयान के बाद जब पीएम मोदी ने इस पर पलटवार किया तो पूरी की पूरी कांग्रेस बैकफुट पर चली गई। संपत्ति बंटवारे की राहुल गांधी की योजना को अपने रडार पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश के लोगों की संपत्ति लूटना चाहती है। यह विवाद अभी थमा भी नहीं था कि कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा का बयान नया बवाल खड़ा कर दिया। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत पर टैक्स लगता है। यदि किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और वह मर जाता है तो उसकी 45% संपत्ति ही बच्चों को मिलती है। इसके अलावा बाकी 55% संपत्ति सरकार के पास चली जाती है।
सैम पित्रोदा ने अमेरिकी कानून की बात करते हुए कहा कि ये कानून कहता है कि आपने दौलत बनाई, उसका उपभोग किया, अब आप उसे छोड़कर जाएं तो उसका पूरा हिस्सा बच्चों को न मिले, कुछ देश को भी मिले। ये अच्छा कानून लगता है। भारत में ऐसा नहीं है। यदि किसी के पास 10 अरब की दौलत है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके बच्चों को इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन जब हम इस संपदा के पुनर्वितरण की बात करते हैं तो हम नई नीतियों की बात कर रहे हैं, ऐसी योजनाओं की बात कर रहे हैं जो जनता के हित में है। हम ऐसी स्कीम्स की बात नहीं करते जो सिर्फ देश के सुपर अमीरों के लिए ही हो। यही नहीं, राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान पर सवाल पूछा गया कि इसे पीएम नरेंद्र मोदी मुद्दा बना रहे हैं। इस पर सैम पित्रोदा ने कहा कि वो ये बात नहीं कर रहे हैं कि किसी की शर्ट लेकर दूसरे को दे दी जाए। यहाँ बात यह है कि कैसे संसाधनों का केंद्रीकरण होने से रोका जाए। लेकिन सैम पित्रोदा ने यह नहीं बताया कि अमेरिका में किसी के मरते ही उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार के पास चला जाता है और ये कानून वहाँ के हर नागरिक पर लागू होता है, न कि सिर्फ सुपर अमीरों पर। जिस अमेरिकी कानून को भारत में लागू करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं उसका आधार अमेरिकी कानून ही है, जिसका मतलब साफ है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन भर की मेहनत से एक घर बनाता है और उसके मरते ही वो घर का 55% हिस्सा सरकार ले लेगी तो उसके बच्चों और उसकी पत्नी के पास क्या बचेगा। इस बड़े सवाल का जवाब न राहुल गांधी के पास है और न सैम पित्रोदा और न अन्य किसी कांग्रेसी के पास। कुछ सप्ताह पहले राहुल गांधी ने हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम संस्थागत और आर्थिक सर्वे कराएंगे। हम ये पता लगाएंगे कि देश में किसके पास कितनी दौलत है और इसके लिए नए सिरे से वितरण होगा। और उनके इसी बयान के आधार पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की एक रैली में हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आपकी दौलत उन लोगों को देना चाहती है जिनके ज्यादा बच्चे हैं। वे चाहते हैं कि हमारी माताएं बहनें अपने जेवर तक का हिसाब दें। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ये मुद्दा उठाए जाने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है और उसने सैम पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ लिया। पित्रोदा के बयान पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। अब सैम पित्रोदा धन पुनर्वितरण के लिए 50% विरासत टैक्स की वकालत करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपनी सारी मेहनत और उद्यम से जो कुछ भी बनाएं उसका 50% हिस्सा छीन लिया जाए। 50% हमारे द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी टैक्स के अलावा वह भी बढ़ जाएगा अगर कांग्रेस जीतती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कल तक हर बात पर धौंस दिखाने वाली ममता बनर्जी के चेहरे पर आज हवाइयां उड़ रही हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अभिषेक बनर्जी को जेल के सपने आ रहे हैं। संदेश खाली का खलनायक शाहजहां शेख जब पकड़ा गया तब वो पूरी अकड़ में था, लेकिन वक्त का पहिया चला और कल तक अकड़ दिखाने वाला शाहजहां शेख रोता हुआ दिखने लगा। असल में शाहजहां शेख का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो रोते हुए दिखाई दे रहा है। फरवरी के महीने में जब उसे अरेस्ट किया गया था तो वो काफी अकड़ में चलता हुआ नजर आया था। इतना ही नहीं, उसने वहां पर खड़े हुए कुछ लोगों को कुछ इशारा किया था। शाहजहां शेख का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो कोर्ट से बाहर आते समय वैन में बैठा हुआ दिखा और इस दौरान बाहर उसके कुछ परिवार के सदस्य समर्थक खड़े हुए दिखाई दिए। संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी जैसे ही अपनी छोटी बेटी को बाहर देखता है तो उसके आंसू निकलने लगते हैं और वह रोने लगता है। शाहजहां शेख के वीडियो पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा कि सारा स्वैग गायब हो गया। ममता बनर्जी का पोस्टर बॉय बलात्कारी शेख शाहजहां एक गमगीन बच्चे की तरह रो रहा है। अपराधी अनुव्रत मंडल जेल में है। यही वह भाग्य है जो शौकत मोल्ला, जहांगीर खान और अन्य जैसे लोगों का इंतजार कर रहा है जिन्होंने पूरे बंगाल में आतंक का राज फैलाया हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि जब कानून के शिकंजे में आएगा तो उसे बचाने कोई भी नहीं आएगा, यहाँ तक कि ममता बनर्जी भी नहीं, अपने मंत्रियों को भी नहीं बचा सकी। घड़ी चल रही है। पार्थ चटर्जी जेल में हैं। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी जांच एजेंसी से कई बार पूछताछ उनसे कर चुकी है। नंबर उनका भी आने वाला है। टीएमसी में बेचैनी है, खासतौर से भ्रष्ट और दागी नेताओं की हालत खस्ता है। प्रवर्तन निदेशालय ने शेख शाहजहां के छोटे भाई शेख सिराजुद्दीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। सिराजुद्दीन द्वारा पूछताछ के लिए केंद्रीय एजेंसी के कई समन को नजरअंदाज किए जाने के बाद लुकआउट नोटिस जारी किया गया। सिराजुद्दीन के देश से भाग जाने की आशंका के चलते ईडी ने भारत के सभी एयरपोर्ट्स और थानों को अलर्ट कर दिया। इसी बीच ईडी अधिकारियों ने शेख शाहजहां और उसके भाई आलमगीर को हिरासत में इससे पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इस साल की शुरुआत में जब उत्तर 24 परगना जिले का संदेशखाली शाहजहां के सहयोगी द्वारा यौन उत्पीड़न के खिलाफ स्थानीय महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद उबल रहा था, उसके बाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया था।